आज हम सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10वीं के अंतर्गत अध्याय 6 में प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें आपको प्राकृतिक आपदाएं और मानवीकृत आपदाओं के बारे में हमने पहले भी बता चुके हैं कि प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं और मानवीकृत आपदाएं क्या होती हैं। अब इन सब से निपटने के लिए जो काम होते हैं, पहले से तैयारी करना, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आपदाएं जो होती हैं अचानक आती हैं, उसके लिए कुछ बातें जो होती हैं उसको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे पहले से तैयारी। पहले से तैयारी क्या, मान लो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो हम क्या कर सकते हैं। फिर जवाबी कार्यवाही, यदि घटना घट गई है तो हमको उसके लिए कैसे काम करना है। यदि बाढ़ है, भूकंप है, भूस्खलन है, मतलब किस तरह की आपदा है, उसके उसी प्रकार से उसमें जवाबी कार्रवाई करना। फिर उसके बाद है सामान्य जीवन में लौटना, सामान्य जीवन स्तर पर लौटना या पुनर्वास। यदि जिनको समस्या उत्पन्न हुई है तो उनको सामान्य जीवन में, जैसे पहले सामान्य जीवन चल रहा था, उसी स्तर पर कैसे हम वापस आ सकते हैं, और जिनको समस्याएं हैं तो उनको पुनर्वास कैसे कर सकते हैं, उनको रहने की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। फिर देखेंगे रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए योजनाएं। मतलब पहले से ही जैसे पहाड़ी क्षेत्र में घर बने हुए हैं तो उससे हम किस तरह से उसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। घर किस तरह से होना चाहिए, हल्के होना चाहिए या फिर सीमेंटेड होना चाहिए, उस तरह से हम पहले से ही उसको रोकथाम या दुष्प्रभाव से बचने के कार्य कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे पहले से तैयारी जो है वह क्या है। तो इसके अंतर्गत जो है हम देखेंगे प्रभाव से निपटने के लिए तैयारी क्या क्या होनी चाहिए। सामुदायिक जागरूकता, लोगों को उस बारे में मालूम होना चाहिए, उसके बारे में शिक्षित करना चाहिए। जैसे कई बार भूकंप के बारे में बहुत पहले ऐसा होता था कि भूकंप आएगा तो आप लोग बचेंगे कैसे, डेस्क के नीचे हो जाओ या फिर जहाँ पर पिलर है या फिर चौखट है उसके नीचे खड़े हो जाओ। तो उससे क्या होगा कि यदि ऊपर की छत गिरेगी तो वो तिरछे उसमें गिरेगी, आप बीच में सेफ हो जाओगे। यदि डेस्क के नीचे छिपोगे तो भी फर्नीचर टूटेगा नहीं, वो यदि टूटेगा तो भी आकार में या उस तरह से टूटेगा, इस तरह से। फिर उसके साथ साथ स्कूलों में भी समुदाय या स्कूल व्यक्ति के लिए आपदा प्रबंधन की जो योजनाएं होती हैं उनको तैयार करना कि हम किस तरह से बच सकते हैं। फिर मॉक ड्रिल या प्रशिक्षण। मॉक ड्रिल क्या होता है कि हमको उस चीज से कैसे बचना है, उस घटना को उत्पन्न करते हैं। मतलब एक तरह से सांकेतिक घटना जो होती है उसको उत्पन्न करते हैं, उसमें मॉक ड्रिल के द्वारा बताया जाता है। जैसे कई बार आग लग गई है तो उसको बचाने के लिए उससे भी प्रशिक्षण दिया जाता है और कैसे हम बच सकते हैं। इस तरह से मॉक ड्रिल के द्वारा भी यह हम बता सकते हैं। फिर सामग्री, मानवीय कौशल, संसाधन, दोनों प्रकार के संसाधनों की सूची होनी चाहिए कि हमें उस समय कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है और ये कहाँ मिल सकते हैं। फिर समुचित चेतावनी, जैसे भूकंप से संबंधित घटनाओं के बारे में हमें पता चल जाता है, उससे हम चेतावनी समूहों की पहचान होनी चाहिए। कौन कौन से समूह जो असुरक्षित है उनको हम सुरक्षित जगहों में पहुँचा के और उनको हम सहायता कर सकते हैं। हमने देखा कि असुरक्षित समूहों की पहचान कैसे हम कर सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे कि राहत एवं जवाबी कार्रवाई, जो हम राहत यदि लोगों को पहुँचाएंगे तो जवाबी कार्रवाई में क्या होना चाहिए, कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपदा से पहले, आपदा के दौरान या आपदा के बाद, मतलब स्थिति उत्पन्न हुई है तो यदि होने वाली है, शंका हो रही है तो तुम लोग देखते हो कि सुनामी की जब लहरें उठती हैं तब भी पहले से बता दिया जाता है कि यहाँ पर लहरें उठने वाली हैं, आप लोग तटीय क्षेत्रों को खाली कर दीजिए। मतलब इस तरह से हम पूर्व में भी उनको सूचना देके उस जगह से हटा सकते हैं, जिससे कि जनधन की हानि कम से कम हो और उसकी तैयारी भी हम पहले से कर लेते हैं, जैसे कि हम उससे जो हानि होने वाली है वो कम से कम हो। तो सबसे पहले आपदा प्रबंधन की योजना के कार्य रूप देना। कार्य रूप देना मतलब हमको कैसे कार्य करना है यदि परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो। फिर स्थानीय समूहों की सहायता लेना, चिकित्सा शिविर बनाना। चिकित्सा शिविर में जैसे डॉक्टर और भी होते हैं जो निःशुल्क सेवाएं देते हैं, यदि परिस्थितियां जैसी उत्पन्न होती है तो जाके वहाँ पर सेवाएं अपना देते हैं। इस तरह से चिकित्सा शिविर लगाना, संसाधन जुटाना। फिर ताज़ा स्थिति के अनुसार चेतावनी देना, मतलब जिस तरह से अभी हमने बताया कि यदि सुनामी आने वाली है या भूकंप आने वाली है तो वो पहले से ही चेतावनी दे देते हैं या सूचना दे देते हैं। फिर रहने के लिए अस्थायी व्यवस्था करना, जैसे कि आप लोग देखते हो कि बाढ़ या भूस्खलन के समय में जो मकान ढह जाते हैं, जिन पर रहने की व्यवस्था नहीं होती है, तो उनके लिए कुछ समय के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाती है कि वहाँ से हट कर वह वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रह सकें और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है तो वे वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। फिर प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढने और उनका बचाव का करने के लिए दल भेजना,
फिर खोज और बचाव दलों की तैनाती करना। जैसे कई बार भूस्खलन में लोग दब जाते हैं, भूकंप में लोग दब जाते हैं, तो लोग वहाँ पर लोगों को खोजते हैं और उनको बचाव करने की कोशिश ये की जाती है कि अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके, उनकी जान ना जाए। फिर देखेंगे सामान्य जीवन स्तर पर लौटना और पुनर्वास। तो इसमें पुनर्निर्माण और आर्थिक जो है भावनात्मक कल्याण की भावना के आधार पर हम कार्य करते हैं, जिसमें कि समुदाय को स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपायों की जानकारी देना। फिर यदि परिजन से वे बिछड़ गए हैं तो उन्हें दिलासा देना कि वे मिल जाएंगे, कहीं पर होंगे तो मिल जाएंगे, उस तरह दिलासा देना कि कुछ नहीं होता है, समय वैसा था, मतलब उस तरह दिलासा दी जाती है। फिर अनिवार्य सेवाएं जैसे सड़कों संचार संबंधी जो है उनको पुनः शुरुआत करना, जिससे कि हमें वहाँ की पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो सके। फिर आश्रय और अस्थायी आवास के सुलभ कराना, जिस तरह से अभी बताया कि मतलब लोगों के लिए अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करना और वहाँ पर सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना। फिर निर्माण की सामग्री इकट्ठी करना, जो जैसे बाढ़ में या भूस्खलन में या भूकंप में जो नुकसान हुआ है, उस मलबे में से जो हम सामग्री यूज कर सकते हैं उसको इकट्ठा करके दोबारा निर्माण में उसका उपयोग करना। फिर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, जिस तरह से आप लोग देखते हो कि अभी कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री फंड है, सामाजिक फंड है, उसमें हम पैसे जमा करते हैं, जिसमें आर्थिक सहायता के रूप में हम उसे जमा करते हैं और वह उस कार्य में उपयोग होता है। फिर रोजगार के अवसर ढूंढना, जिस तरह से आप लोग देखते हो कि अभी महामारी के समय में लोग वापस गांव आ गए हैं, उनको वहीं पर रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना 100 दिन के जो गारंटी रोजगार योजना है वह उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे दोबारा वहां से पलायन ना करें। फिर नए भवनों का पुनर्निर्माण करना, जिनका नुकसान हुआ है उन्हें पुनर्निर्माण करना। उसके साथ साथ रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने की योजनाएं, मतलब भूमि की योजना तैयार करना। मतलब जैसे मालूम है कि ये पहाड़ी क्षेत्र में घर बने हुए हैं, तो कभी भी भूस्खलन हो सकता है, तो ये स्थितियां उत्पन्न होती है, उसके लिए हम पहले से योजना तैयार करके रखें। जोखिम क्षेत्रों में बसाहट को रोकना, हमें मालूम है कि पहाड़ी क्षेत्रों में या भूकंप वाली क्षेत्रों में या बाढ़ वाली क्षेत्र में या फिर सुनामी ज़्यादा आती है, तो हम उसको शहर को उधर से दूर बसाना, या फिर भूस्खलन वाली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर खतरनाक है, तो हम उसको भी कम कर सकें, ताकि वहाँ पर लोगों को बसने से रोकना चाहिए। फिर आपदा रोधी भवन बनाना, भूकंप रोधी आपदा जैसे कि है, उसमें क्या करते हैं, लकड़ी के, जापान में आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर भूकंप अधिक आते हैं, तो वे क्या करते हैं, लकड़ियों के मकान बनाते हैं, जिससे कि जनधन की हानि बहुत ही कम होती है। फिर आपदा घटने से पहले जोखिम को कम करने के तरीके तलाशना, यदि ऐसा होगा तो हम और क्या कर सकते हैं। फिर सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, तो मतलब लोगों को उस रूप से जैसे मॉक ड्रिल के द्वारा हम उनको जागरूकता और शिक्षा दे सकते हैं, जिससे कि हम आपदा के समय उससे निपट सकें। फिर हमें गृह कार्य, रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है, आपदाओं से क्या तात्पर्य है, सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं, आशय है प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विदोहन उत्तरदायी है, क्या यह सच है, समझाइए। फिर महामारी कैसे फैलती, स्पष्ट कीजिए। आपदा प्रबंधन से क्या आशय है, आपदा प्रबंधन के मुख्य तत्व बताइए, ये आपको कॉपी में